अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं एक सरकारी अस्पताल और दिखाते हैं कि डॉक्टर्स और इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी और साथ ही साथ गैर संजीदगी की वजह से मरीज़ किस जहनी अजियत और कोफ्त से गुजर रहे हैं। आयो मैं मर गया जी। स्माइल प्लीज। आ गई बहारें, आया समा सुहाना। बारिशें बदल रही है, कहीं तुम बदल न जाना। लो आ गई बहारें, आया समा सुहाना। आए डॉक्टर साहब गाना ना गाओ, लगता रूह आईया ने। डॉक्टर साहब, मरीज तड़प रहा है और आपको अपनी इंजॉयमेंट की पड़ी हुई है। आए सरकार ये अस्पताल च इंजॉयमेंट वास्ते ही आंदे ने। ये मरीजों का इलाज थोड़ा करन आते। इलाज ही हो रहा है तुम्हारा, हम कोई यहाँ मदारी नहीं कर रहे। इलाज कर करके तुम्हारा बोर हो जाते हैं हम। और फिर ये जो हम आप गाना गा रहे थे, इन्हीं मरीजों को इंटरटेन करते हैं हम। मेरा ख्याल है जिहड़ी मदारी दा ज़हन च आया ना इन्हां दे, हकीम साहब तुहानू वेख के आया जी। हकीम साहब, मैं शायद तुहाडी गल मान लैंदा। मैं तुहानू की दसां बाऊ जी, सीटी स्कैन कराना है। मैनू इन्हां ने कहा जी सीटी स्कैन करा के आ बाहरों। अच्छा, यकीन मनो मेरे को 20,000 रुपया मंगते जे बाहर प्राइवेट मशीन वाले। मैं कित्थों लैवां 20,000 रुपया? जब हमारी मशीन खराब है तो हम कहां से फिर आपको यहां से कर दें? झूठ बोलती हैं आप। यहाँ डॉक्टर के साथ बैठ के टिकटॉक बना रही हैं और मरीज को आपने कहा हुआ है कि सीटी स्कैन मशीन खराब है। यानी 6 साल से मुबैना तौर पर स्टोर में सीटी स्कैन मशीन आपकी बंद पड़ी है। 23 करोड़ रुपए की सीटी स्कैन मशीन खरीदी और मरीजों को कहते हैं कि खराब है ताकि वो बाहर जाके टेस्ट कराएं, 20-20 हजार रुपए के सीटी स्कैन कराएं। सर ये कहाँ का वाकया है? ये मियो अस्पताल का वाकया है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे पर गए, छापे मारे, देखा जाके उन्होंने तो मियो अस्पताल में 6 साल से ये सीटी स्कैन मशीन बंद पड़ी है और मरीजों को ये कहते हैं कि खराब है। ओए आहो ते बाऊ जी नेरा कहंदे ही ने ना 6 साल से बंद पड़ी है। ओ छापा अपना ते मशहूर कर लेंदे ने, ओ मुड़ के ओदा रिजल्ट की निकलदा है। 6 साल मशीन क्यों नहीं ठीक कराई? कौन कौन जिम्मेदार है? उन्हां नूं किदन फड़नगे? फरीद साहब, हम डॉक्टर हैं, कोई मैकेनिक तो नहीं कि मशीन को से हमें क्या पता उसमें कौन सा स्प्रिंग डालना है। डॉक्टर साहब, मैं कब कह रहा हूं कि आप मैकेनिक हैं? तो आप गलत कर रहे हैं ना, आप उनको कहें मैकेनिक। प्लीज कीप साइलेंट। यार एक मिनट, मैं जरा डॉक्टर साहब से बात कर लूं। डॉक्टर साहब, पता तो आपको ही है ना कि मशीन खराब है। उसे कोई रेलवे के महकमे ने आके ठीक कराना है। रेलवे, माय गॉड, अनफॉर्चुनेटली वेरी बैड। और कौन सा फिक्र है इंग्लिश का? टू मच, टू मच। टू मच, टू मच। किधर जाऊं मैं, कहां जाऊं? ये दरवाजा खुला है, ओपन डोर। मैं कह रहा हूं कि ये देखें किस महकमे का हवाला दे रहे हैं, रेलवे का, जो अजलों से खसारे में है। हाँ, तो आपका महकमा कौन सा फायदे में है? 1 टके का फायदा नहीं है मरीजों को। मरीज रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आपका महकमा बड़ा फायदे में। बाबू जी बड़े फायदे में है। जिस दिन से वो सिटी स्कैन वाली मशीन खराब है, ये अपने मिलने वालों को उस कमरे में बिठा के चाह पानी पे आते हैं। मुझे कह दिया जाके प्राइवेट सीटी स्कैन कराओ। 20,000 रुपया मांगते हैं फरीद साहब। और यकीन करें, जब आप प्राइवेट किसी लेबॉर्टरी में जाते हैं कोई टेस्ट करवाने, वो सबसे पहले पूछते हैं आपको किस डॉक्टर ने भेजा है, ताकि उस डॉक्टर का हिस्सा तो साइड पे हो जाए। बिल्कुल सही। और दूर कोई पूछ ही नहीं रहा, सिर्फ छापे छुपे मार के अखबारों में खबरें लगवा के तो फिर दम पुख्त हो जाते। और यार, जो इतने बड़े जुल्म हो रहे हैं, इतनी इतनी महंगी मशीनें, कौम का सरमाया, आवाम का पैसा, मुल्क का पैसा लगा के जो इतनी इतनी बड़ी मशीनें लगाते हैं, मामूली नुक्सों की वजह से बंद पड़ी हुई है। ईमान नाल एडी एडी वड्डी मशीन खराब पई जे, कमरे च वड़ो तो पहले तो लगता मशीन नहीं, कीम साहब बैठे।
ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ऐसी ऐसी तगड़ी मशीन जी होते। छोड़ दो ये स्कैनिंग स्कूनिंग, बनक्शे का शरबत पियो ठीक हो जाओगे तुम। और जान दियो हकीम साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹ हकीम साहब की वजह से मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ। बहुत अरसा पहले मैंने कहा मुझे यहाँ पे दर्द है कुछ, अच्छा जेडी अज सीटी स्कैन तक पहुंच गई है। मैंने कहा मैं एक्सरे करवा लूं। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, आंवले का मुरब्बा खाया करो। 4 हफ्ते मैं आंवले का मुरब्बा खा के अक के एक दिन एक्सरे करान गया तो मेरे नालों अगला नंबर इन्हां दा सजे। मैं कहा हकीम साहब तुसी किथे एक्सरे वाली लाइन च लगे हो, जाके आंवले का मुरब्बा खाओ। आमले के मुरब्बे के बारे में सियाने कहते हैं कि सियाने दा क्या ते आमले दे मुरब्बे दा बाद में पता चलता है। हाँ तो उनके बाद कुछ देर सब्र तो करो, तुम तो कहते हो कि मैं फौरन फास्ट बॉलर बन जाऊं। ओ भाई ठहर जाओ यार, आपस में तुम लोग लड़ना शुरू हो गए हो। जी डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? शिकायतों के अंबार लगा दिए मरीजों ने। फरीद साहब मैं इन बातों का बारी बारी जवाब दूंगा। अच्छा पहली बात तो धीमे ने मुझे मैकेनिक कहा है जी। अगर मैं मैकेनिक हूं तो तुम रूसी डायरेक्टर हो। दूसरी बात धीमे ने कहा है, धीमे ने ये डॉक्टर लोग लेबोरेटरी वालों से हिस्सा लेते हैं। ओ भाई हम डॉक्टर हैं, कोई कवाल नहीं है जो हिस्सा लेते हैं। तीसरी बात ये जनाब के हकीम साहब ने धीमे को कहा है कि ये सिटी स्कैन वगैरह छोड़ दो और बनक्शे का शरबत पियो। अब क्या मैं डॉक्टरी छोड़कर शरबत की रेडी लगा लूं? क्या आपको मैं पर्सनैलिटी से शरबत बेचने वाला लगता हूं? मेरा ख्याल है पब्लिक स्ट्राइक करने लगी है, निकल चले। जी बैठ जाइए, आपको क्या खतरा होना है? क्या बोंगिया मार रहे हैं? इतनी अहम बात हो रही है यहाँ पे। ओके अहम बात कर लेते हैं। ओ मुझे याद आया आपकी फैमिली ने नारायण का गान जाना था, क्या वो टूर पोस्टपोन कर दिया? क्यों जी? डॉक्टर साहब फैमिली चली गई है, मुझे छुट्टी नहीं मिली। नारायण कगान टूर ते नहीं जे जांदे, सीजन लांदे ने, साल बाद पहाड़ां तो छापर इकट्ठे करन जांदे ने। हैरान ना हो, अस्पतालों की मशीनों के साथ भी ऐसा ही मजाक हो रहा है। और सिर्फ पंजाब में ही नहीं, सिंध में इससे बदतर हालत है। जाहिर है जनाब, सिंध में भी पाकिस्तानी हुकूमत है, उथे केड़ी बैंकॉक के शोले चलन रही। सही कह रहे हो धीमे। और सिंध के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अंदर 275 करोड़ रुपए की 11 सीटी स्कैन मशीनें खराब पड़ी। इसके साथ 150 करोड़ रुपए की 3 MRI मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। कोई पूछने वाला नहीं है और मरीज बाहर से महंगे टेस्ट कराने पर मजबूर है। तुसी देखो ना जो तुसी हालत दस रहे हो सिंध दी, ते 4 दिन पहले गए साजे जो नून लीगी है सिंध, ते 3-4 पार्टियां बहस इंज करन ਦੀਆਂ सन जिवें इन्हां ने कराची नूं सिंगापुर बना छड्डे। और सारे ही उत्थे वारियां लै चुके जे। ओ यार आपस विच तानाज़नी करन दी बजाय अपनी अपनी वारी दा हिसाब दे दियो। धीमे हिसाब कौन दे? ये कोशिश ही नहीं करते, और कोशिश करते हैं तो उसमें भी फ्रॉड ही होता है। 2011 में कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक अस्पताल है, कतर अस्पताल, वहां के लिए रोबोटिक मशीन मंगवाई गई। 28 करोड़ रुपए की वो रोबोटिक मशीन मंगवाई गई। उसके लिए लोगों को बाहर ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया, टेक्नीशियंस को। वो टेक्नीशियंस ट्रेनिंग लेकर वापस आ गए, लेकिन आज तक ये रोबोटिक मशीन नहीं चल सकी। हाय हाय, इतनी देर बाद रोबोट को चलाएंगे भी तो आगे से चपेड़े मारनी शुरू कर देगा। फरीद साहब इतना अरसा तो इंसान के हाथ बांध दें तो उसके बाजू नहीं हिलते, वो बेचारा तो फिर बेजान रोबोट है। हुण ते उस रोबोट नूं ठीक करा के भी ओदा बटन दबाणगे ना ते उन्हें अगों कहना मेरी बैटरी बह गई, मेरी बैटरी बह गई, मेरी बैटरी बह गई। और धीमे वोट तो ये ऐसे मांगने जाते हैं जैसे बड़ी खिदमत की हो आवाम की। ये सिंध हुकूमत आवाम दी पता किवें खिदमत कर दीजिए। कैसे धीमे? एक मिनट।
क्या स्वीट खा के आए? हाँ जी, तुसी भी खा लो वो। मैं मीठा नहीं खाता, वजन बढ़ जाता है। पहले बड़ा तू शहजाद रहा लगन ने। ਈਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਈਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, मसला मशीनों का नहीं, बद इंतजामी है जी। यानी अस्पताल में ये भी देखने में आया है कि एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज लेटे हुए हैं। 4-4 जी, 4-4। हाय कई दफा 4 मरीज ऑपरेशन करा के इको बेड पे लेटे हुए हैं। खांसता है एक है, बाकी तीनों को तमक के साथ खामखा दर्द हो रही है। अच्छा, और ये भी है कि उसी अस्पताल के अंदर दूसरे वार्ड में बेड खाली पड़े हुए हैं। लो भाई, वो वार्ड किसी और मुल्क का है, वो बेड कहीं और पड़े हुए हैं उसी अस्पताल में। हाँ। अगर एक अस्पताल में बेड्स की कमी है और वार्ड खाली है, बेड खाली है, तो जो मरीजों को जरूरत है आप वो बेड उन मरीजों को दे दें। बिल्कुल सही जी, वो वीआईपी वार्ड होती है बाबूजी, जब किसी बड़े लोग का फोन आता है तो फिर उधर मरीज को लौटाते हैं। बहुत अच्छे। तुसी क्यों वीआईपी गल कर रहे हो? तुसी केड़ा फक दी थां दलिया खांदे? वीआईपी से मुझे याद आया कि मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं बिजनेस क्लास में सफर करूं। ट्रेन में सफर कर करके उकता गया हूं मैं। सफर ना करें डॉक्टर साहब, ये भी आप करते हैं। काफी मेडिसिन कंपनियां करवाती हैं आपको वीआईपी सफर। और खुददार फरीद, ये सारे झंझट से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है। जी दसो झंझट साहब। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करें। अच्छा, हमें कोई मशीन नहीं चाहिए। अच्छा, हम सिर्फ मरीज की आंखें देखते हैं और उसको कहते हैं जरा खांसे, हमें पता चल जाता है कि इसको क्या नुक्स है। उसके खांसने से हमें पता चल जाता है कि इसके फिफरे काम नहीं कर रहे। अच्छा, हम उसको कहते हैं कोई सिरप नहीं पीना, कोई दवाई नहीं खानी, तिल और शक्कर मिला के दोनों खाने हैं और उसको अल्लाह शिफा देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और तुहानू भी अल्लाह शिफा दे देंदा है। मैं खंगिया ते मैनू आंदे ने तिल ते शक्कर मिला के पीविया कर। मैं कहा जी तिल कित्थों मिलणगे? कहंदे ने कुलचियां दे उत्ते नहीं लगे हुंदे, नाना दे उत्ते। उथों 6 दर्जन नान ले आओ, ना तो तिल ला के ते तू खा ले ते नान मैनू दे जा। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਨ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਨਾਨ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਖੁਰਦਾਰ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਾਨ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਸਾਲਣ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ 6 ਨਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਨੇ। आंखें गजल है आपकी और होंठ है गुलाब। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। फरीद साहब, आपके लिए मेरा एक मशवरा है। अच्छा, आप वो वाला गाना ज्यादा से ज्यादा सुना करें, वो जो मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान स्टूडियोज़ में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गिलानी साहब? जी, मैं अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक हूँ माशाल्लाह। और आप सबको भी माशाल्लाह ठीक देख रहा हूँ। माशाल्लाह। तो कैसी चल रही है इलेक्शंस के हवाले से तैयारी? आजकल तो बड़ी गहमा गहमी है। फरीद, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक इंतहाई अहम पैगाम देना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जो मैं बात करने लगा हूँ, अगर आप उसको 10 दफ़ा रिपीट रिकॉर्ड करके और 100 बंदे को फॉरवर्ड करेंगे तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। सदके बन्या। अच्छा, ये मुझे ही करना होगा या ये मेरे दानिश्वरों को भी यही काम करना होगा? देखिए, ये कोई भी कर सकता है और सबको करना चाहिए। जी हाँ। जो अभी मैं बात आपको बताने लगा हूँ, गिलानी साहब, खुशखबरी सबको मिलेगी? जी हाँ, जो भी इसको 100 बंदों को सेंड करेगा
उसको 24 घंटे में जरूर खुशखबरी मिलेगी। क्या? और वो खुशखबरी ये है कि आवाम को चाहिए कि इस दफा हमें भारी मैंडेट से फतह दिलवाए, ताकि हम आवाम के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा सकें। सदके कुर्बान वन्या। गिलानी साहब, इसमें आवाम के लिए क्या खुशखबरी है? उनकी जिंदगियों में क्या तब्दीली आ जाएगी? वो तो पहले भी आपको वोट देते रहे, उन्हीं के वोट से आप वजीर आजम भी बन चुके हैं। फरीद साहब, आपके लिए मेरा एक मशवरा है। अच्छा। आप वो वाला गाना ज्यादा से ज्यादा सुना करें, वो जो मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। उसमें आगे भी काफी बददुआएं हैं। यानी मैं आपका वेल विशर हूँ, आपको एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, और आप आगे से चेजा गिंदे खड़े हो। देखे, आपके इस भाई ने अल्लाह के फजल से अपने टिन्योर में जितना काम किया है जी, उतना मुझसे पहले 50 साल भी किसी ने नहीं किया, और आइंदा 50 साल भी कोई नहीं करेगा। आइंदा भी कोई नहीं करेगा? जी हाँ, क्योंकि अवाम ने हमें तो वोट देना नहीं है, इसलिए आइंदा भी कोई नहीं करेगा। मैं यही तो आप लोगों को रिक्वेस्ट करने आया हूँ जी, कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें वोट दें, भारी मैंडेट से हमें जितवाए। इंशाल्लाह हम इंतहाई खूबसूरत काम करने वाले हैं। वाह। और आपको ये सुन के भी खुशी होगी जी। इंशाल्लाह हम मईशत की बहाली के लिए भी प्लान कर चुके हैं। गिलानी साहब, क्या प्लान है आप लोगों के पास मईशत की बहाली के लिए? देखे, हम ये भीख मांगने वाला सिलसिला बंद करना चाहते हैं। हमने ये प्लान बनाया है कि हम जिन लोगों से भीख मांगते हैं उन तमाम मुल्कों की तरफ हम 4 साल की कमेटी डालेंगे। 4 साल के बाद जब कमेटी निकलेगी तो फिर आखिरी साल हम उस कमेटी से पाकिस्तान को संवारेंगे। सदके कुर्बान वन्या मैं। मगर इसमें 2 शर्तें हैं। अच्छा। एक तो हमें 5 साल पूरे करने दिए जाए, और दूसरा ये कि माई कमेटी वाली दौड़ ना जाए। अगर ये दोनों शर्तें हमारी पूरी हो गई जी, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम इंतहाई इनकलाबी इक़दामात करेंगे। हनी साहब, मैं सोच रहा हूँ कि हुकूमत के आखिरी साल में क्या इनकलाबी इक़दामात कर लेंगे आप? क्या कुछ बेहतर कर लेंगे? देखें फरीद, इस वक्त जितने भी मुल्क तरक्की करना चाहते हैं जी, वो सब टूरिज्म के हवाले से प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल। हम भी टूरिज्म के हवाले से बहुत अच्छा प्लान बना चुके हैं। अच्छा। हम ज्यादा से ज्यादा गोल पंगूड़े बनवा के पूरे पाकिस्तान में भेजेंगे, जिनके ऊपर लाहौर, कराची, पेशावर, कोबरी और नारायण कागान लिखा होगा। इससे टूरिज्म को फरोग मिलेगा। तो प्लान तू सदके वन्या। सेहत के हवाले से भी हम इनकलाबी कदम उठाना चाह रहे हैं। अच्छा। हम खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी कर रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा भूखे रहे। और आपको मालूम है कि भूख से सेहत ठीक हो जाती है। अगर आपको नहीं यकीन तो आप गोगा जी से पूछ लें। ये किसी भी बीमारी के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इनको यही कहते हैं कि खुदा के लिए अपनी खुराक कम करें। गिलानी साहब, ये भूखा रहने का फॉर्मूला आप खुद पर भी अप्लाई करते हैं? हाँ। देखे, मुझे इस फार्मूले की जरूरत नहीं। मैं चूंकि शुरू से ही डाइट प्लान पे चल रहा हूँ, ऐसे तो नहीं हर शख्स कहता कि गिलानी साहब जैसा खूबसूरत और स्मार्ट वजीर आजम पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मुर्शिद जी साड़ी रोटी देना बंद करो। गोगे तू घबरा ना, मेरे को पता है जब ते को कोई रोटी टुकर बंद कर अंदाज आई तो तू कान बंद कर घिंदा है। वाह 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 शाह जी वाह। देखे, बात यह है कि फिर मुल्क को ठीक करने के लिए इस तरह के सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे। जी हाँ। अच्छा गिलानी साहब, तालीम के लिए क्या प्रोग्राम है आपका? देखे, तालीम के लिए हमने इंतहाई खूबसूरत फार्मूला सोचा है।
अच्छा। सीखो और सिखाओ। वाह वाह, बेहतरीन। देखे, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। इतने लोगों को तालीम देना रियासत के बस की बात नहीं है, और ना ही लोग आबादी कम करने पे मानते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि पहला बच्चा पैदा हो उसे गवर्नमेंट तालीम दे। जब वो मैट्रिक कर ले तो दूसरा बच्चा पैदा किया जाए, और पहले बच्चे की ड्यूटी हो कि फिर वो दूसरे को पढ़ाए। जब दूसरा बच्चा मैट्रिक कर ले तो फिर तीसरा पैदा किया जाए, फिर दूसरा बच्चा तीसरे को पढ़ाए। जब तीसरा मैट्रिक कर ले तो फिर चौथा पैदा किया जाए। जी 6वें बाल तक तो उम्र 90 साल थी वैसी। गुट को जी सही। मुल्क नु तरक्की दी राह ते गामजन करन आस्ते जी हाँ। मुश्किल कम करने पौसन। ये भुट्टो सदके वन्या ए सोचता भुट्टो साहब को कहीं ना आई। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जीटी रोड छोड़ दें, पिछली कई दहाइयों से डैम भी कोई नहीं बना नया। उससे भी तुम्हारा मैट्रिक करने का कोई ताल्लुक नहीं है। ले उसको भी छोड़ दें। क्या हाल है आपका? वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम अपने लाडले स्टूडेंट नोमी और उनके वालिद साहब से। खाक लाडला हो गया भाई। सारा खानदान मेरे पीछे लगा हुआ है। परेशान क्यों हो नोमी? समझ नहीं आती मेरे साथ इन्होंने क्या करना है। सब यही कह रहे होते हैं नोमी की पढ़ाई, नोमी की पढ़ाई, नोमी। मामा बोलती हैं तेरी बूथी नहीं पढ़ने वाली। पापा कहती है इसकी शक्ल से नजर आ रहा है इसने नहीं पढ़ना। पुप्पो का फोन आता है क्या बना नोमी की पढ़ाई का। खाला का फोन आता है नोमी पढ़ रहा है कि नहीं। मामू का फोन आता है नोमी कब है एग्जाम तुम्हारे। मुझे तो लगता है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक अकेला नोमी पढ़ रहा है। बाकी सारे बच्चे स्कूलों कॉलेजों में कंटीन पे चाट खाने जाते हैं बस। ओ बेटा, सब तुमसे मोहब्बत करते हैं इसलिए तुम्हारा मोहब्बत करते हैं, मेरा दिमाग चाट लिया है। अगर यही दिमाग तुमने तालीम पे लगाया हो तो तुम्हें 8 साल एक ही क्लास में ना हो। पापा तालीम पे ही लगाता हूँ, मैंने कौन सा घर में खड्डी लगाई हुई। एग्जाम दिए, कभी 4 में कम पार्ट, कभी 5 में कम पार्ट, कभी 1 में पास होता है, 7 में कम पार्ट। तो इसमें नोमी का कसूर है या टीचर्स का कसूर है? 8 साल हो गए तुमसे मैट्रिक तक नहीं हो रहा। 30 साल हो गए जीटी रोड नहीं बना। उस दिन भी ताया अबू आए हुए थे तो कह रहे थे कि 30 साल से ज्यादा तो मुझे याद है जीटी रोड नहीं मुकम्मल हो रहा। यार नोमी, जीटी रोड के 30 साल से ना बनने का तुम्हारे मैट्रिक करने से क्या ताल्लुक है? मैट्रिक करो। जीटी रोड छोड़ दें, पिछली कई दहाइयों से डैम भी कोई नहीं बना नया। उससे भी तुम्हारा मैट्रिक करने का कोई ताल्लुक नहीं है। ले उसको भी छोड़ दें। क्या हाल है आपका? वैसे से डैम का पता है, वॉन डैम की फिल्मों का पता है, और कुछ नहीं पता कि बाप इसके पीछे कितनी मेहनत कर रहा है। और तू मेरा अकलौता बेटा है, लाडला बच्चा है, मैंने क्या क्या उम्मीदें रख रखी हैं तुझसे। तेरे साथ के बच्चे पता नहीं कहां से कहां निकल गए। शादी क्या मेहनतें आपने मेरे लिए कर दी। घर से स्कूल तक दूध की नहर खोद दी आपने। तेरा बाप हूं कोई फरहाद नहीं हूं मैं। तो फिर सारे बाप करते हैं ना, फीस तो सारे ही देते हैं। आपने कौन सा कोई अलहदा कुछ कर दिया है जो आप शोज में बैठ के ताने देने शुरू हो? वो भी तो बच्चे हैं जो रात को गवर्नमेंट के पोल के नीचे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, दिए जला के पढ़ते हैं और वो आला पोजीशन हासिल करते हैं। तो उनके वालिदैन का कसूर है, क्यों नहीं घर में लाइट जलवाते? अंकल, नोमी पर इतना प्रेशर ना डालें, इस तरह बच्चे का ज़हन मौफ हो जाता है। हाँ, फिर बच्चा विग लगानी शुरू हो जाता है। तो नहीं, इस प्रेशर की वजह से मैं नहीं पढ़ सका था। वैसे गोगा जी, आपने कितना पढ़ा है? ओ सारा नहीं पढ़े, इन्हां दे परदादा जी ने अंग्रेज दौर च 10 कीतियां सी ते फिर वो मुसलमानां दे गद्दार हो गए।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं। क्यों मजाक उड़ा रहे हो एजुकेशन का? बाहर नोमी पढ़ जाओ, खुदा के लिए पढ़ जाओ। इधर देखो, पढ़ जाओगे तो तुम्हें भी बेल्ट और कोट अच्छा लगेगा। और नोमी वैसे भी अब बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब जो नया निजाम आ रहा है उसके मुताबिक 33% नंबर पर पासिंग मार्क्स नहीं होंगे। अब पास होने के लिए भी 40% नंबर लेना पड़ेंगे तुम्हें, 40%। चलो नया स्यापा। 33 आ नहीं रहे, ऊपर से 40 हो गए। अंकल आप लोगों को मीडिया पे बोलना चाहिए ना कि क्या मजाक हो रहा है। आप देखे हालात कैसे जा रहे हैं पाकिस्तान में, कितनी सख्त मुश्किलें पड़ी हुई हैं, कर्जा चढ़ा हुआ है मुल्क पे और ऊपर से 33 से 40 हो गए। नोमी तालीम के निजाम को इसीलिए ठीक कर रहे हैं ताकि अगली नस्ल पढ़े लिखे और इस मुल्क का कर्जा उतारे। तो बच्चों ने कर्जा उतारने, सियाने जो हैं वो खाने पे ही लगे हुए हैं। अंकल आप देखे तो सही ना, कभी कोरोना, कभी डेंगी, कभी स्मोग, कभी हड़तालें, कभी स्ट्राइकें, कभी जलसे जुलूस। तो 33 नंबर भी नहीं आ रहे तो ऊपर से 40। मम्मी पढ़ लो खुदा के लिए, देखो तुम्हारी कितनी टेंशन लेते हैं तुम्हारे अब्बू। अच्छे भले करोड़पति आदमी हैं, तुम्हारी वजह से फूड डिलीवरी वाले राइडर लगना शुरू हो गए हैं। यू आर राइट। मैंने तो सुना है कि टेंशन से बंदे का कद भी रुक जाता है। अंकल पता है क्या है, पूरी दुनिया के अंदर तालीम को बच्चों के लिए इजी बना रहे हैं और हमारे यहाँ और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल। हमारी बड़ी फुप्पो जो होती है ना इंग्लैंड में, वो उनके बच्चे बताती हैं कि वहां तो बड़ी इजी है एजुकेशन। कोई इजी नहीं है। जहां की तुम मिसाल दे रहे हो, तुम्हें मालूम है कि अगर बगैर बताए वहां बच्चा 2 दिन स्कूल ना जाए तो वहां पुलिस घर पर आ जाती है। सुनो, और तुम यहाँ साल के 365 दिन में 65 दिन स्कूल जाते हो और 300 दिन छुट्टी करते हो। तो पुलिस बच्चों को पकड़ लेती है? नहीं, बच्चों को नहीं पकड़ती है, वालिदैन को पकड़ती है, उनसे पूछगछ करती है। तो फिर बच्चों के लिए तो इजी हुआ ना। मम्मी रवैया तुम्हारा ऐसा है जैसे पढ़ाई को तुम वालिदैन पर एहसान समझ रहे हो। भाई पढ़ोगे लिखोगे बड़े आदमी बनोगे, जिंदगी तुम्हारी आसान होगी। हाँ जी बिल्कुल। फरीद बेटा पढ़ना क्या है, रात के 2-2 बजे तक गेमें खेलता रहता है, फिल्में देखता रहता है। तो जो आप साथ वाले कमरे में ताश खेल रहे होते हैं दोस्त। असल मसला यही है कि सारी फैमिली का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। हाँ जी। ना उठने का, ना सोने का, ना आने का, ना जाने का, ना बच्चे की पढ़ाई का, ना उसके ट्यूशन का। यानी फैमिली को सिर्फ इस बात का ख्याल होता है कि आज कौन सी पार्टी में जाना है, आज किससे मिलने जाना है, आज कहां घूमने के लिए जाना है। बच्चे की तालीम पर, उसके टाइम टेबल पर कोई तवज्जो नहीं है। बिल्कुल। माओं के बारे में अगर आप देख लें, उनको अपने फैशन से, अपनी शॉपिंग से फुर्सत नहीं मिलती है। बिल्कुल। और वालिद ये समझता है कि अगर पैसा मेरे पास होगा तो मेरा बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल कर लेगा। यही बात है बाबूजी, इसीलिए मैंने सारी जिंदगी पैसे को ठोकर पे रखा। बिल्कुल जी, रहंदा नसीराबाद है ते पैसा न्याज बेग ठोकर वाले बैंक च रखे है। नहीं गौरी साहब, गोगा वाकई पैसे नु ठोकर ते रखदा है। आप बोरी विछा के तंदूर ते बैठा हुंदा है और पैसे वाला डब्बा इन्हें ठोकर ते रखिया हुंदा है। और किसी का शेड्यूल हो ना हो, ये बस चाह रहे होते हैं कि नोमी तुम्हारा शेड्यूल होना चाहिए। आप देखे ना, सारे जाग रहे होते हैं तो मैं अकेला अंदर घुस के सो जाऊं, मैं कोई मशीन हूं? इतनी अकल वाली तुम बातें कर लेते हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें पढ़ना भी है। ये तो तायाबू ने एक दिन इनसे कहा था कि तुम लोग सारी रात जागते रहते हो और बच्चों को कहते हो सो जाओ। बच्चे मशीन नहीं है जो बटन बंद करेंगी और सो जाएंगे। बस नोमी पढ़ लो, नोमी पढ़ लो, नोमी पढ़ लो, नोमी पढ़ लो। ये टेप रिकॉर्डर चल रही होती है, जैसे दाता साहब के पास से गुजरे तो नहीं चल रहा होता 10 रुपए का गिलास, 10 रुपए का गिलास, 10 रुपए। देखें जरा नोमी 10 रुपए का गिलास, 10 रुपए का गिलास कितना अच्छा कर रहा है। सर ऐसे नहीं तालीम का बेड़ा गर्क हुआ। पाकिस्तान के आधे बच्चों के जहन पे
मुन्ना भाई MBBS फिल्म बैठी हुई है। और इस साहब जिन्होंने वो फिल्म बनाई, आप उनका एजुकेशन रेशो देखें कहां ऊपर जा रहा है। हमारे इस सरों के ऊपर बैठनी आके इस फिल्म ने। भाई असल मसला ये है कि तालीम की अहमियत का अंदाजा किसे है। बिल्कुल। जिसे तालीम की अहमियत का अंदाजा होगा वो लोग तालीम के शोबे में तरक्की करेंगे, आगे जाएंगे। बिल्कुल सही। आप पाकिस्तान में तालीम के बजट को ही देख लीजिए, अंदाजा हो जाएगा कि हम तालीम के बारे में कितने संजीदा हैं। हाँ जी। जिस दिन हम इस तालीम के बारे में संजीदा हो गए, हमारे बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा इस महकमे को मिलेगा। ये बात आपने नौवीं को पढ़ाने ना तो पहले फिर मुल्क का बजट बढ़ाएं। यानी ना 9 मन तेल होगा, ना नौमी नाचेगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजीजी, इस प्रोग्राम को लोग इसी फॉर्मेट में पसंद करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखो ना जरा, बिल्कुल। इससे ज्यादा और क्या कामयाबी है कि गौरी साहब फार्मेड भी समझते हैं। हस्बे डाक में आज क्या है हमारे पास जिया साहिबा? सर आज लाहौर से पहला मैसेज आया है और किया है जुबैर याकूब ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम। कह रहे हैं फरीद साहब, मुझे अजीज साहब से ये पूछना है कि आप प्रोग्राम में आम लोगों को क्यों नहीं बुलाते जिस तरह दूसरे प्रोग्राम वाले बुलाते हैं। देखिए जी, हमारा जो प्रोग्राम है ना वो अल्लाह ताला के फजलो करम से इस नवंबर की 20 तारीख को 15 साल का हो जाए। माशाल्लाह। जी। अल्लाह ताला के फजलो करम से बेशक। हमने 15 साल में कभी किसी दूसरे की तरफ देखा ही नहीं। बिल्कुल सर। मैं ये हल्फन कह सकता हूँ बाखुदा मुझे नहीं ये ना देखना मकसूद, ना मेरी कोई चाहत होती है कि वो फलां जो है वो इस तरह कर रहे हैं हम भी ऐसे कर लें, वो ऐसे कर रहे हैं हम भी ऐसे कर ले। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना काम करते हैं, ना कभी हमने इस तरफ देखा है कि वो फलाने ने क्या कर लिया तो उसने क्या कर लिया। सही। सारे बड़ा अच्छा अपने अपनी जगह पे कर रहे हैं। जी हाँ जी। हम अपनी जगह पे बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। नीयत जो है ना जी वो अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। हमारी नीयत में इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ मजा नहीं होता। हाँ। हमारे नीयत में इस प्रोग्राम के अंदर अल्लाह ताला अगर तौफीक दे तो इस्लाह भी होती है। बिल्कुल। और हम फैमिली इंटरटेनमेंट करना चाह रहे होते हैं। हम बड़ा अवॉइड करते हैं। हाँ जी। कि भाई कहीं कोई बंदा ये फील ना कर जाए कि ये इसने क्या कहा है, इसने तो वो कहा था, ये कौन है, ये क्या, ना 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 बिल्कुल नहीं। कोशिश हमारी 100%। बिल्कुल। हाँ जी। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपने फॉर्मेट पे अल्लाह के फजल से कायम है और उसी तरह कर रहे हैं। और अजीजी, इस प्रोग्राम को लोग इसी फॉर्मेट में पसंद करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखो ना जरा, बिल्कुल। इससे ज्यादा और क्या कामयाबी है कि गौरी साहब फॉर्मेट भी समझते हैं। अच्छा जी, अगला मैसेज है पेशावर से और किया है मोहम्मद हुसैन ने। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। कह रहे हैं फरीद साहब, चाचा CID जो बार बार इधर उधर देखते रहते हैं ये यकीनन अपनी बेगम के खौफ से ही ऐसा करते हैं कि कहीं वो आ ना जाए। अगर यकीन नहीं आता तो किसी दिन चाचा CID की बेगम को प्रोग्राम में ही बुला लें। ये जनाब CID ने बेइज्जत कराना जी। अच्छा CID बेचारे ने तो पड़ी हुई है पाकिस्तान की सियासत की और पाकिस्तान के मामलात। सबसे बड़ी बात है कि मुखबरी लेकर आते हैं, ऐसी अंदर की खबर लेकर आते हैं चाचा CID हमारे लिए कि क्या बात है। बीवी ने बुला के तो बेइज्जत करा दियो, मुड़ के बारी ना खोले। अच्छा जी, अगला मैसेज आया है कनाडा से और किया है रणवीर गिल ने और कह रहे हैं अजीजी साहब ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮੀ ਪਾਜੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫੁੱਫੀ ਜਾਂ ਮਾਮੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੀ बैठा ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारे सारे खित्ते की प्रॉब्लम है। हाँ जी, सबकी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी और उनकी बहुत मिलती हैं। बिल्कुल। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक दफा जो है इंडियन वो जो IG पंजाब जी जी उन्होंने मुझे फोन पे ये बताया। वो प्रोग्राम देखते थे रेगुलर जी। अब पता नहीं वही हैं या कोई और हैं। उन्होंने उस वक्त मेरे साथ बात की फोन पे और बताया जी कि मैं इसलिए वो आपके पुलिस के सेगमेंट का मजा लेता हूँ
कि भाजी साडे इत्थे भी सेम इहो ही पुलिस है। वो काफी सारी यादात मिलती हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अगला मैसेज है लाहौर से और किया है महरीन आतिफ ने। कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कह रही हैं खुदा का शुक्र है कि आपकी साथी मेजबान जिया प्रोग्राम में बात करना शुरू कर रही हैं। माशाल्लाह उनकी आवाज और बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, उन्हें बातचीत में हिस्सा लेना चाहिए। लड़ के ते पुआई जे अपने मुंह में मिठू कसम चुका लो मेरे नहीं सर नहीं ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ उन्होंने क्या होना कि चलो कर लो ये बहुत है। असल में सारे लोग जो है ना जी वो बोलना चाह रहे होते हैं और बोलते भी हैं माशाल्लाह। हाँ जी। बोलते भी हैं। किसी वक्त ये भी हमें महसूस होता है कि ये जो आदमी है इससे हम ये काम भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी मुख्तसर सी टीम है जी। तो इसलिए वो चेंजेस इस तरह की आती रहती हैं। बहरहाल अगर तुम्हारे वोट बढ़ रहे हैं तो बोला करो भाई, मुंह ते पट्टी बन के बाया है। अब भी तो बोल ही रही है और हम सुन रहे हैं। पर वैसे भी माशाल्लाह जर्नलिस्ट है बेसिकली तो। हाँ जी, जिया जो है ये बेसिकली तो सहाफत से वाबस्ता थी तो हमने इसको उचक लिया क्योंकि हमारा प्रोग्राम न्यूज की है इंफोटेनमेंट, बिल्कुल, इसलिए हमने कहा कि ये ज्यादा सूट करेगी। जैसे फरीद प्राचा साहब फरीद रईस साहब, फरीद सियाना साहब नहीं सर रईस साहब माशाल्लाह जर्नलिज्म के सीनियर आदमी हैं और पढ़े लिखे आदमी हैं, तो इनको जैसी प्यारी ये सीट लगी है मैं बड़ा खुश हुआ हूँ। ये इस तरह चाहिए हमें। ये मोहब्बतें अजीजी तुम्हारी, अल्लाह आपकी खैर करे। वेल डन। थोड़े से अरसे में आपने खूब गौरी को मैनेज किया। गौरी मैनेज हो जाए तो फिर अल्लाह वारिस। तो गौरी की इंग्लिश भी होती है। ये बात दुरुस्त है। फिक्र ना करो अजीजी, गौरी हनेरी पोल्यूशन बारिश तूफान सब मैनेज हो जाए। सिर्फ धूप में मैनेज नहीं होता क्योंकि इनकी स्किन का मसला है ना। अच्छा जी, अगला मैसेज आया है हाफिज जाहिद खान की तरफ से और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। जी वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि आप प्रोग्राम में मेरा मैसेज क्यों नहीं शामिल करते, मैं आपके प्रोग्राम का फैन हूँ। अजीजी का हर किरदार निराला है, खास तौर पर रूहों वाला सेगमेंट मेरा फेवरेट सेगमेंट है। मैं प्रोग्राम भी देखता हूँ और कमेंट्स भी भेजता हूँ। प्लीज प्लीज मेरा मैसेज जरूर शामिल करें। क्या हो गया जी शामिल जनाब? ऐसी कोई बात नहीं होती। असल में माशाल्लाह माशाल्लाह मैसेजेस और ईमेल्स वगैरह इतनी होती हैं बहुत ज्यादा, वो सारी हो नहीं सकती। प्रोग्राम का आखिरकार एक टाइम होता है तो हम शर्मिंदा हैं अगर लेट आपका मैसेज शामिल हुआ है तो। क्यों नहीं करती शामिल? सर बाकी टाइम लिमिट की वजह से नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सारी ईमेल्स होती हैं और मैसेजेस होते हैं, लेकिन कोशिश तो की जाती है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। अच्छा जी, अगला मैसेज आया है रावलपिंडी से और किया है अस्मा हुसैन ने। कह रही है अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कह रही है अजीजी साहब हम आपको पक्का दानिश्वर समझते हैं, इसीलिए आपके लेवल का सवाल कर रहे हैं आपसे कि नवंबर भी तकरीबन खत्म होने वाला है लेकिन गर्म आंडे की आवाज अभी तक गलियों में नहीं गूंजी। कहीं मुर्गियों ने हड़ताल वड़ताल तो नहीं कर दी? मुर्गियां तो रहते नहीं। चलो भाई थैले गरम आंडे। और आपको ये पता है कि ये आवाज सबसे पहले ये थैले नहीं एक थिएटर ड्रामे में लगाई थी। अच्छा। हाँ जी। ओए 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 हाँ जी हाँ जी। और फिर ओए होए 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 ओ आंडे बिके ने। अच्छा जी, अगला मैसेज हमें रूस से आया है और किया है शहबाज साहब ने और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं अजीजी साहब आप अक्सर यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया आने का जिक्र करते रहते हैं, कभी रूस आने का भी इत्तेफाक हुआ है? कभी आए तो बताइएगा। मैं और मेरी फैमिली आपके बहुत बड़े फैन हैं और बड़े शौक से हस्बे हाल देखते हैं। मैं रूस अल्लाह के फजल से फिर के आया हुआ हूँ जी। सेंट पीटरबर्ग भी मैं गया हूँ और मॉस्को में भी गया हूँ। ये कहाँ रहते हैं? रूस। रूस बहुत बड़ा है। जिया शुदैन ना हो जाओ अपनी तारीफ सुन के। ये रूस दुनिया का सबसे बड़ा एरिया रूस का है। आपको ये पता है? और
इतना वड्डा है रूस कि रूस के अंदर ही जो फ्लाइटें हैं ना जी जी वो उतनी है कि बंदा इतो दुनिया की दूजी नुकर ते पहुंच जाए। ये वही रूस है जिसके बारे में बता रहे थे, यहाँ डबल स्टोरी नहीं है घर, सिंगल स्टोरी है सारे। नहीं, स्टोरी इतनी डबल सिंगल स्टोरी नहीं है थोड़ी सी, मगर बहुत ऊंची बिल्डिंगों का रवाज चूंकि उस वक्त नहीं था। अच्छा बहुत पुराना ये सुपर पावर है, बल्कि पहली सुपर पावर है। तो ये अमेरिका ने तो जब तरक्की की तो ये फिर ऊपर को गए ना जी बिल्डिंगें लेके, तो इनकी बिल्डिंगें ऐसे हैं बब्बर शेर, और हर बिल्डिंग का डिजाइन अनोखा है। अच्छा जी, इतनी प्यारी डिजाइनिंग है, इतने प्यारे कलर्स हैं जी। सेंट पीटरबर्ग तो दुनिया का मैं समझता हूँ कि एक ख्वाब सा है, ख्वाब। इतना प्यारा शहर है वो। ऐसा लगता है अजीजी वहाँ की बिल्डिंग्स को देख के जैसे किसी माफूकुल फितरत या तखयलाती दुनिया में पहुंच गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि कोई ख्याली सा शहर है। अच्छा जी, अगला मैसेज आया है इफ्तिखार अहमद की तरफ से और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार साहब। कह रहे हैं कि एक तजवीज़ है कि कंप्यूटराइज चालान रिकॉर्ड बनाकर उसकी मदद से ड्राइवर हजरात को कानून की खिलाफ वर्जी पर हर बार पहले से डबल जुर्माना करे और इसी तरह हर बार पहले वाली रकम को डबल करते जाएं। जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी तजवीज़ है। पूरी दुनिया में इसी तरह से होता है कि पहली बार आपको जुर्माना होता है, दूसरी बार अगर आप दोबारा खिलाफ वर्जी करते हैं तो जुर्माना डबल होता चला जाता है। सजा सख्त करते जाते हैं, आखिर पे तो कहीं कैद भी है। हाँ, अगर आप बाई नहीं आ रहे ना, उनके कानून पे नहीं चल रहे जो उन्होंने ऑर्डर किया है, तो वो उस पे कैद भी है। कई मुल्कों में ऐसा है। जी जी, 3 मरतबा के बाद कैद है। नहीं तो पहली बार ही कर देंगे, पहली दफा ही कैद, क्योंकि इस तरह की ट्रांसपोर्ट सड़क पे लाई तो पकड़े जाते हैं। भाई जी मैं कैद होंडे हैं, तुसी कहे मार रहे हो। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। मशहूर फ़लसफ़ी अफलातून का कौल है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना हर किसी के लिए आसान है, लेकिन भला करना हर किसी के लिए आसान नहीं। मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।